Fitness Motivation presenting KVR Fitness Zone. मानव स्वास्थ्य के लिए 13 विटामिन आवश्यक हैं। यहाँ सभी 13 विटामिनों की सूची है। पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई, चौथा विटामिन के, पांचवा विटामिन सी, छठा थायमिन विटामिन बी 1, सातवां राइबोफ्लेविन विटामिन बी2, आठवां नियासिन विटामिन बी3, नौवां पैंटोथेनिक एसिड विटामिन बी5, 10वां विटामिन बी6, 11वां बायोटिन विटामिन बी7, 12वां फोलेट विटामिन बी9 और 13वां विटामिन बी12। इन विटामिनों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, और पानी में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी और सभी बी विटामिन। यहां विटामिन ए का व्यापक इतिहास है। प्रारंभिक खोजें। पहला 18वीं सदी में, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि मक्खन और कॉड लिवर ऑयल रात में अंधापन ठीक कर सकते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन की अवधारणा उभरी। दूसरा 1906 में अंग्रेजी जैव रसायन फ्रेडरिक गोवलैंड हॉपकिंस ने दूध में एक वृद्धि प्रोत्साहक कारक की खोज की, जिसे बाद में विटामिन ए के रूप में जाना गया। तीसरा 1913 में अमेरिकी जैव रसायन एल्मर मैककॉलम ने मक्खन और कॉड लिवर ऑयल से विटामिन ए को अलग किया। अलगाव और लक्षण वर्णन। पहला 1920 के दशक में विटामिन ए को मछली के जिगर के तेल से अलग किया गया और इसे वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में वर्णित किया गया। दूसरा 1930 के दशक में विटामिन ए की रासायनिक संरचना निर्धारित की गई और यह पाया गया कि यह एक पॉलीन श्रृंखला है जिसमें एक बीटा आयोनोन रिंग है। जैविक कार्य। पहला दृष्टि में विटामिन ए को दृश्य चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पाया गया, विशेष रूप से रोडोप्सिन के पुनर्जनन में। दूसरा प्रतिरक्षा प्रणाली में विटामिन ए को प्रतिरक्षा प्रणाली के उचित कार्य के लिए आवश्यक पाया गया। तीसरा त्वचा और श्लेष्म झिल्ली में विटामिन ए को त्वचा और श्लेष्म झिल्ली की अखंडता बनाए रखने के लिए पाया गया। कमी और विषाक्तता। पहला रात में अंधापन। विटामिन ए की कमी को रात में अंधापन से जोड़ा गया, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्तियों को कम रोशनी में देखने में कठिनाई होती है। दूसरा जेरोफ्थाल्मिया। विटामिन ए की कमी से जेरोफ्थाल्मिया भी होता है, जो आंखों की सूखापन की स्थिति है। तीसरा विषाक्तता। विटामिन ए का अत्यधिक सेवन विषाक्तता का कारण बनता है, जिससे सिरदर्द, चक्कर आना और यकृत क्षति जैसे लक्षण होते हैं। खाद्य स्रोत और फोर्टिफिकेशन। पहला पशु स्रोत। विटामिन ए यकृत, अंडे और डेयरी उत्पादों जैसे पशु स्रोतों में पाया जाता है। दूसरा पौधे स्रोत। विटामिन ए मीठे आलू, गाजर और गहरे हरे पत्तेदार सब्जियों जैसे पौधे स्रोतों में भी पाया जाता है। तीसरा फोर्टिफिकेशन। विटामिन ए को अक्सर अनाज, दूध और मार्जरीन जैसे खाद्य पदार्थों में फोर्टिफाई किया जाता है। वर्तमान अनुसंधान और सिफारिशें। अनुशंसित आहार भत्ता या आरडीए विटामिन ए के लिए उम्र, लिंग और अन्य कारकों के अनुसार भिन्न होता है। वर्तमान अनुसंधान स्वस्थ दृष्टि, प्रतिरक्षा कार्य और त्वचा स्वास्थ्य को बनाए रखने में विटामिन ए की भूमिका पर केंद्रित है। विटामिन ए की कमी या अपर्याप्तता वाले व्यक्तियों के लिए विटामिन ए की खुराक की सिफारिश की जाती है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। मुझे उम्मीद है कि विटामिन ए का यह व्यापक इतिहास मदद करेगा। यहां विटामिन ए के निम्न स्तरों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य समस्याएं हैं। हल्की कमी में रात में अंधापन यानी कम रोशनी वाले वातावरण में देखने में कठिनाई हो सकती है। त्वचा सूखी, खुरदरी और पपड़ीदार हो जाती है। थकान, सुस्ती और ऊर्जा की कमी होती है। प्रतिरक्षा कार्य में कमी के कारण संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मध्यम कमी में जेरोफ्थाल्मिया, जो आंखों की सूखापन है, कॉर्नियल अल्सर और अंधापन की ओर ले जा सकती है। हाइपरकेराटोसिस, त्वचा की मोटाई, जो त्वचा के घावों और दरारों की ओर ले जा सकती है। प्रजनन समस्याएं, जैसे प्रजनन क्षमता में कमी, गर्भपात और जन्म दोष। श्वसन संक्रमण, जैसे निमोनिया का बढ़ा हुआ जोखिम होता है। गंभीर कमी में अंधापन, कॉर्नियल अल्सर और निशान के कारण दृष्टि की पूरी हानि हो सकती है। त्वचा की समस्याएं, जैसे गंभीर त्वचा के घाव, दरारें और संक्रमण।
प्रतिरक्षा प्रणाली का पतन, जीवन धमकी देने वाले संक्रमणों का बढ़ा हुआ जोखिम होता है। गंभीर मामलों में विटामिन ए की कमी से मृत्यु हो सकती है, विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं में। अन्य संभावित समस्याओं में घाव भरने में कमी, विटामिन ए की कमी के कारण घाव भरने में देरी या कमी हो सकती है। बालों का झड़ना, विटामिन ए की कमी से बालों का झड़ना और भंगुर बाल हो सकते हैं। कुछ अध्ययन सुझाव देते हैं कि विटामिन ए की कमी से कुछ कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। इन संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए विटामिन ए की कमी को तुरंत संबोधित करना आवश्यक है। यदि आपको संदेह है कि आपको विटामिन ए की कमी है, तो उचित निदान और उपचार के लिए एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें। परामर्श। विटामिन बी। यहाँ विटामिन बी का व्यापक इतिहास है। प्रारंभिक खोज 1900 से 1920 के दशक के बीच एशिया में बेरी-बेरी नामक एक बीमारी प्रचलित थी, जिससे थकान, कमजोरी और तंत्रिका क्षति होती थी। 1997 में डच चिकित्सक क्रिस्टियन एकमन ने खोज की कि बेरी-बेरी का संबंध पॉलिश चावल के आहार से था, जिसमें एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी थी। 1912 में पोलिश जैव रसायन कासिमिर फंक ने चावल की भूसी से पोषक तत्व को अलग किया और इसे विटामिन नाम दिया, जिसे बाद में विटामिन में बदल दिया गया। अलगाव और पहचान 1920 से 1930 के दशक में। 1926 में जैव रसायन एडवर्ड केंडल ने चावल की भूसी से थायमिन को अलग किया। 1933 में पॉल ग्योजी ने राइबोफ्लेविन की खोज की, जिसे शुरू में विटामिन बी2 कहा गया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विस्तार 1930 से 1950 के दशक में। 1937 में कॉनराड एल्वेजेम ने नियासिन की खोज की, जिसे शुरू में विटामिन बीट या पेलाग्रा रोकथाम कारक कहा गया। 1940 में रोजर विलियम्स ने पेंटोथेनिक एसिड की खोज की। 1934 में पॉल ग्योजी ने पायरिडॉक्सिन की खोज की। 1935 में विंसेंट डू विग्नॉड ने बायोटिन की खोज की। 1941 में हर्शल मिशेल और अन्य ने फोलिक एसिड की खोज की। 1948 में कार्ल फोल्कर्स और अन्य ने कोबालामिन की खोज की। आधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयोग 1950 के दशक से लेकर वर्तमान तक ने विटामिन बी के बारे में हमारी समझ को काफी बढ़ाया है। तंत्रों की समझ, अनुसंधान ने प्रत्येक विटामिन बी के कार्यों के अंतर्निहित जैव रासायनिक तंत्रों का खुलासा किया है। कमी रोग अध्ययनों ने विटामिन बी की कमी को विभिन्न रोगों जैसे बेरी-बेरी, पेलाग्रा और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से जोड़ा है। आहार सिफारिशें, स्वास्थ्य संगठनों ने प्रत्येक विटामिन बी के लिए आहार सिफारिशें स्थापित की हैं। पूरकता और फोर्टिफिकेशन, विटामिन बी की खुराक और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं ताकि कमी को रोका जा सके। विटामिन बी का इतिहास वैज्ञानिक सहयोग की शक्ति और मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में पोषण के महत्व का प्रमाण है। यहां विटामिन सी का व्यापक इतिहास है। प्राचीन सभ्यताएं 400 ईसा पूर्व। हिप्पोक्रेट्स ग्रीक चिकित्सक ने थकान, अस्वस्थता और मसूड़ों से खून बहने वाली बीमारी का वर्णन किया, जो संभवतः विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी थी। आयुर्वेदिक चिकित्सा, भारतीय चिकित्सकों ने स्कर्वी जैसे लक्षणों के इलाज के लिए खट्टे फलों और अन्य पौधों पर आधारित उपचारों का उपयोग किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी। जेम्स लिंड 1747 में स्कॉटिश चिकित्सक ने नाविकों पर एक प्रयोग किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि खट्टे फल स्कर्वी को रोक सकते हैं। अल्बर्ट सेंट ग्योर्जी 1928 में हंगेरियन जैव रसायनज्ञ ने पपरिका और अधिवृक्क ग्रंथियों से विटामिन सी को अलग किया। 20वीं सदी। विटामिन सी की खोज 1932 में सेंट ग्योर्जी और उनके सहयोगियों ने विटामिन सी को अलग और वर्णित किया। नोबेल पुरस्कार सेंट ग्योर्जी को उनकी खोज के लिए 1937 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला। खाद्य फोर्टिफिकेशन, स्कर्वी को रोकने के लिए विटामिन सी को खाद्य पदार्थों जैसे फलों के रस और अनाज में जोड़ा जाने लगा। आधुनिक अनुसंधान। एंटीऑक्सीडेंट गुण। विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट गुणों की खोज की गई, जो ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन के खिलाफ सुरक्षा में इसकी भूमिका को उजागर करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली समर्थन। अनुसंधान ने प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन करने और सामान्य सर्दी जैसी बीमारियों की गंभीरता को कम करने में विटामिन सी के महत्व को प्रदर्शित किया। कैंसर की रोकथाम अध्ययनों ने
कैंसर की रोकथाम में विटामिन सी की संभावित भूमिका की जांच की, जिसमें मिश्रित परिणाम मिले। कमी और अधिकता। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, जो थकान, अस्वस्थता और मसूड़ों से खून बहने की विशेषता है। अधिकता विटामिन सी की उच्च खुराक से जठरांत्र संबंधी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे दस्त और पेट में ऐंठन। खाद्य स्रोत। पहला, खट्टे फल संतरे, नींबू, चूना और अंगूर विटामिन सी से भरपूर होते हैं। दूसरा, जामुन, स्ट्रॉबेरी, कीवी और रस भरी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। तीसरा, पत्तेदार साग, पालक, केल और ब्रोकोली में विटामिन सी होता है। अनुशंसित दैनिक सेवन वयस्क 60 से 90 मिलीग्राम प्रतिदिन, गर्भवती महिलाएं 80 से 85 मिलीग्राम प्रतिदिन, स्तनपान कराने वाली महिलाएं 120 मिलीग्राम प्रतिदिन। मुझे उम्मीद है कि विटामिन सी का यह व्यापक इतिहास मदद करेगा। अब यहां विटामिन सी के बहुत अधिक या बहुत कम लेने से जुड़े संभावित समस्याएं हैं। कम विटामिन सी का सेवन यानी कमी। पहला, स्कर्वी, थकान, अस्वस्थता और मसूड़ों से खून बहना। दूसरा, प्रतिरक्षा कार्य में कमी, संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। तीसरा, घाव भरने में कमी, घाव भरने में देरी या कमी। चौथा, सूखी त्वचा और बाल सूखी, भंगुर त्वचा और बाल। पांचवां, हृदय रोग का बढ़ा हुआ जोखिम। कम विटामिन सी स्तर हृदय रोग में योगदान कर सकते हैं। उच्च विटामिन सी का सेवन यानी विषाक्तता। पहला, जठरांत्र संबंधी दुष्प्रभाव, दस्त, पेट में ऐंठन और मतली। दूसरा, किडनी स्टोन। उच्च विटामिन सी का सेवन किडनी स्टोन के जोखिम को बढ़ा सकता है। तीसरा, तांबे के अवशोषण में हस्तक्षेप। उच्च विटामिन सी का सेवन तांबे के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। चौथा, हीमोलिसिस का बढ़ा हुआ जोखिम। उच्च विटामिन सी का सेवन हीमोलिसिस यानी लाल रक्त कोशिका विनाश के जोखिम को बढ़ा सकता है। पांचवा, दवाओं के साथ बातचीत। उच्च विटामिन सी का सेवन कुछ दवाओं जैसे रक्त पतला करने वाली दवाओं के साथ बातचीत कर सकता है। यह आवश्यक है कि विटामिन सी के पर्याप्त स्तर को संतुलित आहार या आवश्यकतानुसार पूरक के माध्यम से बनाए रखा जाए। उच्च खुराक लेने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें। विटामिन डी। यहां विटामिन डी का व्यापक इतिहास है। प्रारंभिक खोज यानी 1800 से 1920 के दशक। पहला, रिकेट्स 19वीं सदी में औद्योगिकृत शहरों में बच्चों में रिकेट्स नामक एक बीमारी प्रचलित थी, जिससे हड्डियों का नरम होना और कंकाल विकृतियां होती थीं। दूसरा, एडवर्ड मेलानबी। 1919 में ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड मेलानबी ने खोज की कि रिकेट्स का संबंध सूर्य के प्रकाश की कमी और कुछ पोषक तत्वों की कमी वाले आहार से था। तीसरा, एल्मर मैककॉलम। 1922 में अमेरिकी जैव रसायनज्ञ एल्मर मैककॉलम ने कॉड लिवर ओनिल से एक वसा में घुलनशील यौगिक को अलग किया, जिसे उन्होंने विटामिन डी कहा। अलगाव और पहचान यानी 1920 से 1940 के दशक। पहला, विटामिन डी3। 1930 के दशक में शोधकर्ताओं ने पाया कि विटामिन डी कई रूपों में मौजूद है, जिसमें डी8 यानी कैल्सिफेरोल, डी2 यानी एर्गोकैल्सिफेरोल और डी3 यानी कोलेकैल्सिफेरोल शामिल है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट यूवी प्रकाश। वैज्ञानिकों ने पाया कि यूवी प्रकाश के संपर्क में आने से त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन हो सकता है। तंत्रों की समझ यानी 1940 से 1970 के दशक। पहला, कैल्शियम विनियमन। शोधकर्ताओं ने पाया कि विटामिन डी रक्त और हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, हार्मोन विनियमन। वैज्ञानिकों ने पाया कि विटामिन डी को एक हार्मोन यानी कैल्सिट्रियोल में परिवर्तित किया जाता है, जो जीन अभिव्यक्ति और कोशिकीय प्रक्रियाओं को विनियमित करने में मदद करता है। आधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयोग यानी 1980 से वर्तमान तक। पहला, कमी रोग अध्ययनों ने विटामिन डी की कमी को विभिन्न रोगों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर से जोड़ा है। दूसरा, आहार सिफारिशें। स्वास्थ्य संगठनों ने विटामिन डी के लिए आहार सिफारिशें स्थापित की हैं, जिसमें पूरकता और खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन शामिल है। तीसरा, आनुवंशिक अनुसंधान। वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक भिन्नताओं की खोज की है जो विटामिन डी चयापचय और रोग संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। चौथा, चिकित्सीय अनुप्रयोग। विटामिन डी एनालॉग्स का विकास विभिन्न रोगों जैसे सोराइसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए किया जा रहा है। विटामिन डी का इतिहास वैज्ञानिक जांच की शक्ति और पोषक तत्वों, हार्मोनों और मानव स्वास्थ्य के बीच जटिल संबंधों को समझने के महत्व का प्रमाण है।
यहां विटामिन डी का व्यापक अवलोकन है। विटामिन डी के प्रकार। पहला, विटामिन D2 यानी एर्गोकैल्सिफेरोल कवक जैसे मशरूम और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। दूसरा, विटामिन D3 यानी कोलेकैल्सिफेरोल पशु आधारित खाद्य पदार्थों जैसे फैटी मछली, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। विटामिन डी के कार्य। पहला, हड्डियों का स्वास्थ्य। कैल्शियम के स्तर को विनियमित करता है, हड्डियों की वृद्धि और घनत्व को बढ़ावा देता है। दूसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा कोशिका कार्य का समर्थन करता है और सूजन को कम करता है। तीसरा, कैंसर की रोकथाम। कुछ कैंसर जैसे कोलोरेक्टल, स्तन और प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। चौथा, ऑटोइम्यून रोग की रोकथाम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और टाइप 1 मधुमेह जैसे ऑटोइम्यून रोगों को रोकने में मदद कर सकता है। खाद्य स्रोत। पहला, फैटी मछली, सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन। दूसरा, फोर्टिफाइड डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर और दही। तीसरा, मशरूम, शिटाके और पोर्टोबेलो मशरूम। चौथा, अंडे की जर्दी विटामिन डी से भरपूर। पांचवा, फोर्टिफाइड अनाज। कई नाश्ते के अनाज विटामिन डी से फोर्टिफाइड होते हैं। कमी के लक्षण। पहला, थकान और कमजोरी महसूस करना। दूसरा, हड्डियों में दर्द विशेष रूप से पीठ, कूल्हों और पैरों में। तीसरा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। और चौथा, अवसाद। विटामिन डी की कमी को अवसाद से जोड़ा गया है। अब अधिकता के लक्षण। पहला, मतली और उल्टी। उच्च स्तर के विटामिन डी से पेट में गड़बड़ी हो सकती है। दूसरा, सिरदर्द। अत्यधिक विटामिन डी से सिरदर्द हो सकता है। तीसरा, थकान। उच्च स्तर के विटामिन डी से थकान हो सकती है। और चौथा, किडनी क्षति। लंबे समय तक अत्यधिक विटामिन डी का सेवन किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अनुशंसित दैनिक सेवन। पहला, शिशु 400 IU प्रतिदिन। दूसरा, बच्चे 600 IU प्रतिदिन। तीसरा, वयस्क 600 से 800 IU प्रतिदिन। और चौथा, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं 600 से 800 IU प्रतिदिन। अब विटामिन डी का पूरा इतिहास। पहला, 1920 के दशक में एडवर्ड मेलानबी द्वारा विटामिन डी की पहली खोज की गई, जिन्होंने इसे कॉड लिवर ओनियल में एक कारक के रूप में पहचाना जो रिकेट्स को रोकता है। दूसरा, 1930 के दशक में एडोल्फ विंडोस द्वारा विटामिन डी को अलग और वर्णित किया गया, जिन्होंने 1928 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तीसरा, 1940 के दशक में विटामिन डी का खाद्य पदार्थों में फोर्टिफिकेशन शुरू हुआ, विशेष रूप से दूध और अनाज में। चौथा, 1960 के दशक में हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा कार्य में विटामिन डी की भूमिका को अधिक व्यापक रूप से समझा गया। और पांचवां, 2000 के दशक में कैंसर की रोकथाम और ऑटोइम्यून रोग की रोकथाम में विटामिन डी की संभावित भूमिका पर अनुसंधान उभरा। सर्वश्रेष्ठ विटामिन डी पूरक। पहला, विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरोल विटामिन डी का सबसे अच्छा रूप माना जाता है, क्योंकि यह शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित होता है। दूसरा, सॉफ्ट जेल या तेल आधारित पूरक। ये रूप टैबलेट या कैप्सूल रूपों की तुलना में अधिक आसानी से अवशोषित होते हैं। कोई भी पूरक लेने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें, विशेष रूप से यदि आपके पास कोई चिकित्सा स्थिति है या आप दवाएं ले रहे हैं। यहां विटामिन ई का व्यापक अवलोकन है। विटामिन ई का पूरा इतिहास। पहला, 1920 के दशक में विटामिन ई की पहली खोज हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप द्वारा की गई, जिन्होंने इसे चूहों के प्रजनन के लिए आवश्यक कारक के रूप में पहचाना। दूसरा, 1930 के दशक में विटामिन आई को हर्बर्ट इवांस और ग्लेडिस एंडरसन एमरसन द्वारा अलग और वर्णित किया गया। तीसरा, 1940 के दशक में विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट गुणों की खोज की गई और इसे खाद्य पदार्थों में खराबी को रोकने के लिए उपयोग किया जाने लगा। चौथा, 1950 के दशक में विटामिन ई की खुराक उपलब्ध हो गई और इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों पर अनुसंधान शुरू हुआ। अब विटामिन ई के कार्य। पहला, एंटीऑक्सीडेंट गुण मुक्त कणों के कारण होने वाले क्षति से कोशिकाओं की रक्षा करता है। दूसरा, त्वचा का स्वास्थ्य, त्वचा की अखंडता बनाए रखने और उम्र बढ़ने को रोकने में मदद करता है। तीसरा, आंखों का स्वास्थ्य, उम्र से संबंधित धब्बेदार अध पतन को रोकने में मदद कर सकता है। और चौथा, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन करता है और सूजन को कम करता है।
खाद्य स्रोत नट्स और बीज बादाम, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं। वनस्पति तेल, गेहूं के बीज का तेल, सूरजमुखी का तेल और केसर का तेल अच्छे स्रोत हैं। पत्तेदार साग, पालक, स्विस चार्ड और बीट ग्रीन्स में विटामिन ई होता है। फैटी मछली, सैल्मन और मैकरल अच्छे स्रोत हैं। अनुशंसित दैनिक सेवन वयस्क 15 मिलीग्राम प्रतिदिन, गर्भवती महिलाएं 15 मिलीग्राम प्रतिदिन, स्तनपान कराने वाली महिलाएं 19 मिलीग्राम प्रतिदिन। कमी के लक्षण थकान और कमजोरी महसूस करना, मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों की बर्बादी और कमजोरी, दृष्टि समस्याएं, धुंधली दृष्टि और आंखों की क्षति, त्वचा की समस्याएं, सूखी खुरदरी त्वचा और त्वचा के घाव। अधिकता के लक्षण रक्तस्राव, विटामिन ई की उच्च खुराक से रक्तस्राव का जोखिम बढ़ सकता है। सिर दर्द, अत्यधिक विटामिन ई का सेवन सिर दर्द का कारण बन सकता है। मतली और उल्टी, उच्च खुराक से पेट में गड़बड़ी हो सकती है। दस्त, अत्यधिक विटामिन ई का सेवन दस्त का कारण बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ विटामिन ई पूरक, प्राकृतिक विटामिन ई पौधों पर आधारित स्रोतों जैसे गेहूं के बीज के तेल से प्राप्त। मिश्रित टोकोफेरोल्स, विभिन्न विटामिन ई रूपों का मिश्रण जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा टोकोफेरोल शामिल है। विटामिन ई कैसे लें? मौखिक पूरक अवशोषण को बढ़ाने के लिए भोजन के साथ लें। टॉपिकल अनुप्रयोग, विटामिन ई तेल या क्रीम को सीधे त्वचा पर लगाएं। कोई भी पूरक लेने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें, विशेष रूप से यदि आपके पास कोई चिकित्सा स्थिति है या आप दवाएं ले रहे हैं। यहां विटामिन के का व्यापक अवलोकन है। विटामिन के का इतिहास पहला 1929 में डेनिश वैज्ञानिक हेनरिक डैम ने कोलेस्ट्रॉल का अध्ययन करते समय विटामिन के की खोज की। फिर 1935 में डैम ने विटामिन के को अलग और वर्णित किया। इसे कोएगुलेशन विटामिन यानी जमावट विटामिन नाम दिया। 1940 के दशक में रक्त जमावट में विटामिन के की भूमिका स्थापित की गई। अब विटामिन के कार्यों पर नजर डालें। सबसे पहले रक्त जमावट में, यह यकृत में जमावट कारकों के उत्पादन के लिए आवश्यक है। दूसरा, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, यह कैल्शियम चयापचय और हड्डी खनिजकरण को विनियमित करने में मदद करता है। और अंत में हृदय स्वास्थ्य में, यह धमनियों में कैल्शियम जमा को कम करके हृदय रोग को रोकने में मदद कर सकता है। विटामिन के प्रकार पहला, विटामिन के1 जिसे फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, पत्तेदार साग जैसे पालक और केल में पाया जाता है। दूसरा, विटामिन के2 जिसे मेनाक्विनोन कहा जाता है, किण्वित खाद्य पदार्थों जैसे सौकरकूट और नट्टों में पाया जाता है। अब खाद्य स्रोतों की बात करें। पत्तेदार साग जैसे पालक, केल, कोलार्ड ग्रीन्स और ब्रोकोली। फिर किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे सौकरकूट, किमची, नट्टो और मिसो। इसके अलावा फैटी मछली जैसे सैल्मन और टूना भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और अंडे की जर्दी जो विटामिन के से भरपूर होती है। अनुशंसित दैनिक सेवन की बात करें तो वयस्कों के लिए, पुरुषों के लिए 90 माइक्रोग्राम प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 75 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। गर्भवती महिलाओं के लिए 75 माइक्रोग्राम प्रतिदिन और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 75 से 85 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। कमी के लक्षण पहला, आसानी से चोट लगना यानी चोट और रक्तस्राव का बढ़ा हुआ जोखिम। दूसरा, नाक से खून आना, बार बार नाक से खून आना। तीसरा, भारी मासिक धर्म रक्तस्राव, अत्यधिक मासिक धर्म रक्तस्राव। और चौथा, कमजोर हड्डियां जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का बढ़ा हुआ जोखिम होता है। अधिकता के लक्षण पहला, एनीमिया, विटामिन के की उच्च खुराक से एनीमिया हो सकता है। दूसरा, यकृत क्षति, अत्यधिक विटामिन के का सेवन यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है। और तीसरा, दवाओं के साथ बातचीत, विटामिन के रक्त पतला करने वाली दवाओं और अन्य दवाओं के साथ बातचीत कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विटामिन के पूरक पहला, विटामिन के2 जिसे मेनाक्विनोन कहा जाता है, इसे विटामिन के1 की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है। दूसरा, किण्वित खाद्य पूरक जो किण्वित खाद्य पदार्थों जैसे नट्टों से बने होते हैं। विटामिन के कैसे लें? पहला, मौखिक पूरक अवशोषण को बढ़ाने के लिए भोजन के साथ लें। दूसरा, खाद्य आधारित स्रोत संपूर्ण खाद्य पदार्थों जैसे पत्तेदार साग और किण्वित खाद्य पदार्थों पर जोर दें। कोई भी पूरक लेने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें, विशेष रूप से यदि आपके पास कोई चिकित्सा स्थिति है या आप दवाएं ले रहे हैं।
केवीआर फिटनेस जोन प्रस्तुत करता है विटामिन की पूरी कहानी। विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, जिसमें लीन मसल, विटामिन बी और विटामिन डी शामिल है। आपकी सहायता करना और उपयोगी जानकारी प्रदान करना हमारे लिए खुशी की बात थी। यदि आपके पास और प्रश्न हैं या किसी भी विषय पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो बेझिझक पूछें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।